नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। लास्ट थर्सडे हमने जो विषय पे चर्चा की थी उसके बाद देश में काफ़ी चीज़ें हुई और काफ़ी परिवर्तन भी आया। उसमें सबसे जो चिंता की बात थी उसमें जो 10 लोग युवापा में बंद है दिल्ली की जेल में, उन लोगों को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। ऐसे तो माना जाता है और बोला जाता है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो 10 लोग 5 साल से जेल में हैं। उनके खिलाफ आरोपनामा है कि दिल्ली के राइट्स के वो कल्प्रिट है, पर अभी तक नहीं चार्जशीट फाइल हुआ है, नहीं उनका केस चल रहा है, ना कोई हियरिंग हो रहा है और उनको बेल देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। अभी वो लोग हैं, वो सब स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग हैं, उसमें महिलाएं भी हैं और उनको बेल क्यों नहीं दे रहे पता नहीं चल रहा है। काफी लोगों को, बड़े बड़े कारनामे करने वालों को बेल मिल रहा है। हमारे देश में बड़े बड़े जो एक्यूज है, मतलब कन्विक्टेड है, नॉट एक्यूज, कन्विक्टेड है, उनको बेल दिया जा रहा है और इन लोगों को बेल नहीं दिया जा रहा है। वो सबसे बड़े हमारे लिए कंसर्न की बात है। और बारिश का जो कहर था, जो पूरा आतंक के रूप में बारिश हमारे सामने आई देश में, उसके बाद का जो परिस्थिति है वो गुजरात में भी, बनासकांठा के हाल बहुत खराब है। सब लोग खाने पीने हर चीज से वंचित है और असेंबली का सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें इसका भी आवाज उठा कि ये लोगों को रिलीफ तुरंत पहुंचाई जाए। इसके बीच गुजरात गवर्नमेंट ने एक बहुत अजीब सा बिल पास कर दिया असेंबली में। जो ऑर्डिनेंस था उसको बिल के रूप में ला दिया। 12 घंटा काम करना होगा। बता रहे गवर्नमेंट, बहुत अच्छी बात है कि 4 दिन काम करो फिर 2 दिन का छुट्टी मिलेगा, पेड लीव। अभी 12 घंटा काम क्यों करना है वही नहीं समझ में आता है। और महिलाओं के नाइट शिफ्ट में अलाउ कर दिया विद कंडीशन। पर भी वो कंडीशन कौन मानेगा, कौन उसका पालन करेगा, वो बड़ा सवाल है। तो अभी देश के जो हाल है और राज्य के भी जो हाल है, आज सीएजी रिपोर्ट भी कल रखा गया और सीएजी रिपोर्ट ने पूरा गुजरात गवर्नेंस, कैसा गवर्नेंस है उसको एक्सपोज कर दिया है। पैसे है, बजट एलोकेशन होता है और पैसे खर्चा नहीं होता है। जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ने कुछ फंड का हिसाब ही नहीं दिया है, कहाँ खर्चा हुआ उसका हिसाब ही नहीं। ये सीएजी का कमेंट है, हमारा कमेंट नहीं है, सीएजी का कमेंट है। तो गुजरात में जो गवर्नेंस के हाल है, देश में भी जो गवर्नेंस के हाल है, और उसके बीच हम आज नेपाल की बात करने वाले हैं। नेपाल के हाल कैसे हुए वो हम सब जानते हैं। उससे पहले श्रीलंका के हाल कैसे हुए थे वो भी हमें पता है। उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ और आज नेपाल में आज देख रहे हैं कि गवर्नेंस की जो बात है। और बात तो आई कि सोशल मीडिया पे बैन किया इसलिए जेन जी बाहर आ गए, पर वो बात इतना सिंपल नहीं है। ये बात को ओवर सिंप्लीफिकेशन करने की जो हमारे मीडिया में और हमारे यहाँ आदत है, तो सोशल मीडिया का बान से पूरा लोग बाहर आ जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। पर ये क्यों सोशल मीडिया का बान नेपाल के यूथ को फील हुआ, क्यों उसका पिंचिंग हुआ? क्योंकि नेपाल का जो जोग्राफिकल कंडीशन है हम जानते हैं, वो लैंडलॉक एरिया है। वो आधा भारत पे डिपेंड है, आधा चाइना पे डिपेंड है। उनका अपना कोई ये नहीं है रास्ता और ये सब। तो इसके कारण नेपाल की एक विशेष ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसमें जो उनका रहने का है उसमें सब सोशल मीडिया एक कनेक्टिविटी देता था। और जो बताया जाता है नेपाल के हाल कि 8 लाख नेपाली हर साल बाहर जाते हैं काम ढूंढने के लिए। आप सोचिए, पूरे दुनिया में पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट नेपाल का है। कोरोना के बाद जो हाल हुए हैं नेपाल के, ऐसे तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज के हाल खराब है, ऐसे यूरोप और वो भी बाकात नहीं है, उसमें से बाहर नहीं है, पर डेवलपिंग कंट्रीज के हाल सबसे ज्यादा खराब हुए। तो नेपाल में जो हुआ और कैसा हुआ, अचानक एक वेव आया प्रोटेस्ट का। और कैसा प्रोटेस्ट, मतलब पूरा रात दिन स्कूल ड्रेस में बच्चे, मतलब स्कूल के बच्चे भी वो प्रोटेस्ट में है।
नहीं के सिर्फ कॉलेज जाने वाले, नहीं के सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ, सब लोग रास्ते पे आके किया। और उनका पूरा एक स्लोगन था। स्लोगन क्या था? ए नेपो किड और या नेपो बेबी ट्रेंडिंग हो रहा था, क्योंकि वहां के नेता लोग जो है, हमारे देश जैसे ही हाल है, नेता लोग अपने महलों में है। वो कोई भी नाम की पार्टी हो, भले वो कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल की बात हो, पर वो महलों में रहते हैं और उनके बच्चे भी महलों में रहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े बड़े अपने शौक को ये करते हैं। और सोशल मीडिया में वो शेयर हो रहा था कि वास्तविकता जो नेपाल के आम जनता की कैसी है और ये नेपो किड क्या कर रहा है, ये नेपो बेबी क्या कर रहे हैं। तो उसको लेके सोशल मीडिया का यूज हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट सुनती नहीं है, गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहती है। और गोदी मीडिया या जो हम जानते हैं कि जो कुछ खास मीडिया है, वो असल जो बात है या जो रियलिटी है उसको नहीं डेपिक्ट करते हैं। तो ये सोशल मीडिया एक साधन बन गया कि वास्तविकता दिखाने का, कि ये लोग जो है वो कैसे ऐशो आराम कर रहे हैं, और ये वास्तविकता जो है नेपाल के आम जनता की, वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के लिए। तो ये जो वास्तविकता नेपाल की थी, जो बाहर नहीं आ रही थी, वो बाहर आई सोशल मीडिया के थ्रू। तो बैन कर दिया, बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 1 वीक से पहले अप्लाई करना पड़ेगा ये सब ऐप को सरकार का परमिशन लेने के लिए। अभी इतना कम टाइम में संभव नहीं है। उसमें से टिकटॉक चला, जो हम जानते हैं चाइनीज ऐप है, और टिकटॉक हमारे यहाँ भी बैन हो गया था, और टिकटॉक काफी पॉपुलर भी हुआ है, वो भी हम जानते हैं। तो टिकटॉक सिर्फ उसका परमिशन था, दूसरे सोशल मीडिया के लोगों ने, प्लेटफॉर्मों ने परमिशन नहीं लिया था नेपाल गवर्नमेंट की, इसलिए बैन कर दिया। आर्ग्यूमेंट वो थी, पर सही आर्ग्यूमेंट वो थी कि इसमें डिपिक्शन था नेपाल की रियलिटी का। तो नेपाल में बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस आए, और कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहे। लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें बात थी 2015 में कि ये भाई मोनार्की के बदले एक डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा नेपाल में, और लोगों को पूरा इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगा। और उसमें हम जानते हैं नेपाल का बॉर्डर हमारे बिहार और भारत के काफी राज्यों के साथ भी है। बिहार में सबसे ज्यादा है। वो जब फ्लड आता है बिहार में, तो काफी टाइम हम नेपाल को भी उसको उसके दोषी मानते हैं, या नेपाल कुछ होता है तो हमारे कुछ बॉर्डर एरिया को दोषी मानते हैं। ये सब चलता रहता है। तो ये सोशल मीडिया में जो पॉपुलर हुआ था बालेंद्र शाह करके, वो काठमांडू के मेयर बने हैं। वो रेप सॉन्ग गाने वाले इंसान भी थे। पढ़ाई उनकी भारत में हुई है। तो ये उन्होंने इसको पूरा सोशल मीडिया को बहुत यूज किया और बड़े पॉपुलर हैं। पर नाम जो अभी आए हैं उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थे, जो पहले महिला चीफ जस्टिस हुए, सुशीला कार्की करके, उनका नाम आए कि उनको इंटरिम गवर्नमेंट के लिए उनको बनाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा सहमति बन रही है ऐसा दिख रहा है। काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत को भी इसमें, भारत का भी हाथ हो सकता है नेपाल के ये जो हुआ है उसमें। कोई अमेरिका की भी देखता है, कोई चाइना का भी देखता है हाथ, है ऐसे बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। हम आज नेपाल की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो हुआ ऑल ऑफ अ सडन, हमें लगा कि ऑल ऑफ अ सडन हुआ, पर वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं था। वो नेपाल में जो था ज्वालामुखी, लोगों के डिप्राइवेशन का, लोगों की वंचितता का, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट का, लोगों के बाहर जाके, वहां तक कि सोशल मीडिया में कुछ नेपाली यूथ के ऐसे इंटरव्यू भी आए कि जो रशिया के लिए लड़ने गए थे। आप देखिए अभी यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट क्या रहा बचा है? ये बचा है मर्सिनरी आर्मी में ज्वाइन करने का। ये हमारे देश के यूथ के साथ भी हुआ था। ये बात भी हमने यहाँ एमएसडी के उसमें कहा था कि हरियाणा और कुछ जगह से ऐसे यूथ एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जा रहा है, ऐसा करके कुछ गवर्नमेंट मशीनरी के कैंपेन के थ्रू वो लोग बॉर्डर पे, मतलब रशिया की ओर से लड़ाई किए। तो मर्सिनरी आर्मी में ज्वाइन करो, वो एक रास्ता रहा है। तो नेपाल का यूथ रशिया के लिए लड़ रहा है, क्या मतलब क्या है इस ये सीन के बारे में अगर सोचे तो क्या लगता है। और ये न्यूज आ रहे वो टाइम फ्रांस में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, इंडोनेशिया में भी हो रहा है। आप जानते हैं बात को कि हर देश में
यूथ और स्टूडेंट्स। और हमें याद है कि फ्रांस में 68 में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ था, उसके पीछे पीछे हमारे यहाँ भी गुजरात में भी नवनिर्माण मूवमेंट हुई थी। और पूरे देश में फिर जेपी आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार को सब देख रहे हैं। जैसे यहाँ कितने सारे भ्रष्टाचार के आए, मतलब कहानियां गुजरात में, और अखबारों के फ्रंट पेज पे आई। वो जो मंत्री इन्वॉल्व है, मिनिस्टर, वो मिनिस्टर के रूप में बैठते नहीं है, पर उनको अभी तक निकाला नहीं गया है। रूलिंग पार्टी ने उनको ऑफिशियली निकाला नहीं है, वो बैठते नहीं है मिनिस्टर के ऑफिस में, इतना ही है। तो इतने सारे करप्शन, इतने सारे कोई भी देश, मतलब ये कहानियां से बाहर नहीं है। वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो या फ्रांस हो, और सरकारें बदलती रहती हर देश में। जापान में प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया। तो ये जैसे लगता है ये हमारे यहाँ तो इंस्टेबिलिटी की बात हो जाएगी, पर दूसरे देशों में इंस्टेबिलिटी हर रोज देखने को मिल रही है। तो एक गवर्नेंस की जो बात है, वो गवर्नेंस कैसा हो रहा है, उसका मूल में ये नेपाल का अनएम्प्लॉयमेंट, नेपाल के गरीबी, मतलब, और यूथ का जो एस्पिरेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाने में विफलता, उसके कारण ये सिचुएशन नेपाल में हुआ। बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए, बहुत सारी बातें आई है। हमारा लीडिंग इंग्लिश जो अखबार है उसमें नेपाल के जर्नलिस्ट बहन ने भी आर्टिकल लिखा है। और काफी लोग, काफी अखबारों ने अपना एडिटोरियल भी लिखा। एक अखबार ने अच्छा लिखा कि 99 जो लोग हैं ना, जो नारा हुआ था अमेरिका में, दे आर 1%, मतलब जो पैसे वाले हैं, जो ये है, वी आर 99। वो उसको एक हेडिंग करते हुए अखबार ने लिखा कि नेपाल के 99% लोग वो रॉन्ग नहीं हो सकते, वो सही है, 1% रॉन्ग है। तो ये सबके लिए है मैसेज कि 1% जो है, हमारे देश में भी यही हाल है। क्या क्या डिफरेंट है? कोरोना के टाइम पे अंबानी की दिन में एवरी आवर की कमाई और हमारे देश के गरीब लोगों की जो कमाई, उसमें कितना फर्क है, आसमान जमीन का। तो ये जो बढ़ रही है इनइक्वालिटी, जनवादी व्यवस्था में इतनी इनइक्वालिटी कभी हमने दुनिया में पहले नहीं देखी थी। आज वो माहौल है, उसके बीच हम नेपाल की बात कर रहे हैं। सब लोग बात करना चाहेंगे, मैं तो इनिशिएट कर रही हूँ, और आप सब जो बारी बारी हम अपना ओपिनियन देंगे नेपाल की सिचुएशन के बारे में, सबकी क्या क्या अलग अलग राय होगी, और सब बारी बारी रखेंगे। यहाँ पे मैं मेरा इनिशिएशन खत्म करती हूँ, और बारी जो भी बोलना चाहे ये कर सकते हैं हाथ को। और रिमी बेन, आप घुमाना कैमरा को, ताकि, और माइक भी देना। दिलीप भाई आपकी जेब में है ना? कौन बोलना चाहेंगे? हाँ, राहुल भाई, पर ब्रीफली। हाँ, હવે આમાં हिंदी में જે बोलो। सोशल मीडिया છે, जो सोशल मीडिया है वो बैन नहीं कर पाए। बैन किया पर वीपीएन बैन नहीं कर पाए। मतलब नेपाल की गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजी कैलिबर बहुत खराब है, तो वीपीएन बैन नहीं कर पाए। तो जितने भी यूथ थे वो वीपीएन के द्वारा पूरा नेपाल, मतलब फेसबुक और बाकी जो 4 मेन है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उस पे था। और वो लगातार काफी सालों से भड़काऊ और विग्रहवादी, मतलब कि भारत में, मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में हूँ, मतलब किस तरह से वो करते हैं कि जैसे किसी ने कोई वीडियो बनाया ब्राह्मण के खिलाफ, तो बड़े पैमाने पे उसको पोस्ट करेंगे। किसके सामने? सोशल मीडिया में बहुत सिलेक्टेड टारगेटिंग होता है। उसको पता है सोशल मीडिया जो फेसबुक सर्वर है कि भाई ये आदमी ये कास्ट का है और ये इस कास्ट के प्रति प्रेजुडाइस है, उसका इस रिलीजन के प्रति प्रेजुडाइस है। तो पूरे दुनिया में जो सोशल मीडिया है, अमेरिका ने जो बनाया फेसबुक और ये यूट्यूब, ट्विटर, उसका मेन गोल क्या है कि एक देश के अंदर लोगों को आपस में जितना हो सके उतने ज्यादा लड़वाना। तो नेपाल की सरकार ने ये कानून बनाया था कि हर एक को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और नेक्स्ट स्टेप था उनका कि फेक आईडी बंद करने पड़ेंगे। तो फेसबुक ने कहा हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे। फेसबुक ने कहा कि हम लड़ेंगे,
मतलब कि कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने फेसबुक को बैन कब किया? जब फेसबुक ने फेक आईडी बैन कर बंद करना और वो सब तो दूर की बात है, रजिस्ट्रेशन करने से ही मना कर दिया। और नेपाल की सरकार करप्ट थी और कमजोर थी, दोनों, टेक्निकल स्किल्स भी नहीं थी। जैसे अब चाइना है तो उसने फेसबुक कब का बैन कर दिया है। यूट्यूब, वहां पे व्हाट्सएप भी बैन है, वो बहुत लिमिटेड व्हाट्सएप है, प्रैक्टिकली बैंड है, और यूट्यूब भी बैंड है। और फिर फेसबुक ने बड़े पैमाने पे यूथ को इस तरह से दिखाना शुरू किया कि भाई ये लोग चले जाएंगे, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में, वैसे नेपाल में वोटर पॉपुलेशन है कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास, 1,90,00,000 के आसपास। नेपाल की टोटल पॉपुलेशन है कुछ 3 करोड़ के आसपास। तो ये जो जेनजी बोला जाता है, जेनजी बोला जाता है, वो थोड़ा मिसगाइडिंग क्यों है कि इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सारे के सारे यूथ इनके साथ है, जबकि 4-5% ही है। पर फेसबुक उनको आसानी से मोबिलाइज कर देता है। वो सब एक तरह से अभी नेपाल में फेसबुक है, वो सबसे बड़ा लीडर है। भारत में भी है, भारत में आज सबसे बड़ा लीडर यूट्यूब है, सबसे बड़ा मीडिया आज यूट्यूब है। यूट्यूब के सामने ये जितने भी चैनल है, रिपब्लिक चैनल हो या ये दूरदर्शन हो, ये सब 1% भी नहीं बचे अब। सबसे बड़ा मीडिया हाउस भारत में यूट्यूब है, दूसरे नंबर पे फेसबुक, तीसरे नंबर पे इंस्टाग्राम, चौथे नंबर पे ट्विटर। और भारत का कोई मीडिया ही नहीं है भारत के अंदर, यूं समझिए। तो उन्होंने बड़े पैमाने पे उकसाया कि तुम्हारे जितने भी दुख है वो इन लोगों के कारण है। और ओली वगैरह है वो अपने आदमियों को मोबिलाइज नहीं कर पाए। मतलब ये जो पार्लियामेंट जलाने वाले थे उनकी संख्या 5-7 हजार से ज्यादा नहीं थी। और भीड़ में हर एक आदमी ये भी नहीं कहता था कि पार्लियामेंट हाउस जला देना चाहिए। वो एग्जैक्ट इंस्टिगेटर कौन है, वो एजेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ डिसग्रंटल्ड डेमोन्स्ट्रेटर्स हो। मतलब कि प्रोटेस्ट करने के लिए 10,000 लोग आए और उसमें से 100-200 एजेंट है, और वो एजेंट ने जाके आगजनी और वो सब कर दिया। और जो दूसरा हुआ कि मिलिट्री ने जो मिनिस्टर है, एमपी एमएलए, उनको प्रोटेक्ट करने से मना कर दिया। अब उसमें क्या सीआईए का उनका साथ क्या कांटेक्ट था वगैरह, वो एक अलग केस हो जाएगा। पर 3 जगह पे ऐसा देखा गया, बांग्लादेश में और ये नेपाल में और इंडोनेशिया में, कि मिलिट्री ने और जो पुलिस है उसने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। अब बांग्लादेश में तो चलो आरोप था सरकार पे कि भाई उसने धांधली करके वो चुन के आई थी, लेकिन नेपाल में जो चुनाव हुए 2 साल पहले, उसमें कोई धांधली का आरोप नहीं था। और काठमांडू में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने जब चुनाव कराए तो जो बालेंदु शाह था वो इंडिपेंडेंट था, वो जीत गया। मतलब नेपाल सरकार ने वहां धांधली नहीं की किसी तरह की। फिर वो कांग्रेस हो या 2 बड़ी पार्टियां, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस तरह से चुनी हुई सरकार को मिलिट्री ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया किसी भी प्रकार का, और इसलिए फिर जो मिनिस्टर थे उनको भागना पड़ा। अब हमारे लिए सोच का विषय यह है कि तो ये कोई पब्लिक, हम जो बोलते हैं कि प्रजा का विद्रोह, प्रजा का विद्रोह, तो पहले बात यह है कि भाई सचमुच क्या प्रजा के कितने लोग इसके साथ हैं? नेपाल में 1,80,00,000 वोटर है, तो क्या 90 लाख इनके साथ है? क्या 5 लाख भी इनके साथ है? या 1 लाख लोगों को उकसा के फेसबुक ने बड़े पैमाने पे आगजनी करा दी? तो एक बात इनकी देख लो कि जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो खुद डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस्ड बनाने के बारे में उनका कोई एजेंडा नहीं है। मतलब वो क्या कहते हैं कि वी रिप्रेजेंट पीपल, बट वी रिप्रेजेंट पीपल, बट नेक्स्ट लाइन में क्या होता है? वी अपोज रेफरेंडम, वी अपोज शॉर्टर टर्म। कि आज अमेरिका में लोकसभा का चुनाव हर 2 साल में एक बार होता है, विधानसभा का चुनाव हर 2 साल में एक बार होता है। इतना ही नहीं, विधानसभा का चुनाव होगा नवंबर 2026 में, तो वहां फॉर्म भरने की तारीख होती है अप्रैल 2026। मतलब कैंडिडेट को 7 महीने मिलते हैं प्रचार करने के लिए। नेपाल में कितना टाइम मिलता है? भारत में जितना टाइम मिलता है उतना ही, मुश्किल से 30 दिन 25 दिन। तो जो प्रदर्शनकारी है वो डेमोक्रेसी को रिफॉर्म करने की कोई एजेंडा नहीं है उनका। बस ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, इधर नारेबाजी हो रही है, उधर नारेबाजी हो रही है। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो वो तो सब बोलेंगे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ओली भी बोलेगा कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और पूरा जो ये जो जज है
वैसे उसने अपना नाम विड्रॉ कर लिया क्योंकि उसके सामने काफी विरोध आया था, अभी विड्रॉ कर लिया, फिर वापस भी आ सकती है। तो उनका थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि किस तरह से लोग नेपाल में जज बन जाते हैं। कि शी बिकेम जज इन 2012 और उससे पहले वो कभी मैजिस्ट्रेट नहीं रही, कभी डिस्ट्रिक्ट जज नहीं रही, कभी अपील्स जज नहीं रही। सीधा वो वकील थी और टीचर थी और सीधा उनका सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो जाता है डायरेक्टली। सो और अखबार वालों ने लिख दिया कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, इम्पार्शियल है। और उसके बाद 2017 में वो रिटायर हुए, अभी उनकी एज होगी 75 के आसपास, या कम होगी, जो हाँ वो 73 होगी। तो और अब देखो कि पार्लियामेंट है वहां पे, तो सेना कहती है हम पार्लियामेंट को बाईपास कर देंगे। ये भी नहीं कि ओपन रेफरेंडम कराओ, आज ओपन रेफरेंडम है, वो प्रति वोटर 1 रुपए के से भी कम खर्चे में हो सकता है, ऐप से, एसएमएस से, या आदमी खुद पटवारी की कचहरी में जाके यस नो बोले। और ये जो ओपन वोटिंग के खिलाफ बहुत बड़ा प्रचार किया जाता है वो गलत है। अमेरिका में 1796 से 1882 तक सारे राष्ट्रपति ओपन वोटिंग से आए हैं। कॉन्फिडेंशियल बैलेट अमेरिका में आया 1884 में, इंग्लैंड में कॉन्फिडेंशियल वोटिंग आया 1884 में, 1860 से पहले पूरी दुनिया में ओपन वोटिंग ही होता था। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल वोटिंग आया 1860 में, और भारत में अंग्रेजों ने जब कॉन्फिडेंशियल वोटिंग लाने की बात की 1905 में, तो कांग्रेस के सिवा सारी पार्टी खड़ी होकर चली गई कि हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है क्योंकि तुम बैलेट पे बॉक्स बदल दोगे। तो भारत में जो चुनाव हुए 1905 में, फिर दूसरा हुआ 1919 में, बीच में भी 3 हुए थे, फिर 1924 में, सारे चुनाव भारत में ओपन वोटिंग से हुए। 1937 में पहली बार डिसाइड हुआ कि अब सीक्रेट बैलेट से वोट होगा। तो यदि ओपन वोटिंग से चुनाव किया, रेफरेंडम कराया जाए, तो वो 4-5 दिन के अंदर हो सकता है, बिल्कुल छोटे खर्चे से हो सकता है। तो वहां की सेना क्या कह रही है कि हम रेफरेंडम नहीं कराएंगे कि कौन नया प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मतलब हर एक आदमी अपने आप को लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है। जो 10-20 हजार आग लगाने वाले हैं, पत्थर फेंकने वाले, वो भी कहते हैं कि वी रिप्रेजेंट 99%, बट वी डू नॉट वांट 99% टू हैव कम एंड वोट एट पटवारी ऑफिस या जो भी उनका लोकल ऑफिस है, या एसएमएस या ऐप के द्वारा। तो ये सब डेमोक्रेसी के विरोधी है, उनको तोड़फोड़ का मतलब है, और उसके अंदर सबवर्टेड एलिमेंट होते हैं। यदि वो सचमुच डेमोक्रेसी वाले होते तो आज वो पहला उनका आर्ग्यूमेंट होता कि भाई वी वांट ओपन रेफरेंडम। बट आर्मी इज अगेंस्ट ओपन रेफरेंडम। ये जज भी क्या कहती है, जब बाद में उसका विरोध हुआ इसलिए नाम वापस खींच लिया, पर वो क्या कह रही थी कि भाई लोग चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। अरे भाई कौन लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं, 1,90,00,000 में से कितने वोटर आपके साथ है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई भारत में ये समस्या ना आ जाए, तो उसका मैं क्या सॉल्यूशन प्रपोज करता हूँ ना राहुल भाई कि वी शुड हैव ओपन वोटिंग। आपने पची पहले बोली लेना तो पची तो बोला। हाँ मेघना। हेलो, ये नेपाल की जो मूवमेंट है मेरे ख्याल से तो थोड़ी सही है। जो यूथ है, यूथ को ये हिंसा नहीं कर रहे हैं। नो डाउट उन्हें आग जली करी, वो 2-4 जने करवा ली, वो अलग बात है, लेकिन किसी को मारने धरने की उसमें बात ही नहीं। जो एक औरत को जलाई, प्रधान की औरत को, यानी मिसेस प्रधान को, तो वो जलाई नहीं थी, उसका सिर्फ उसको बाहर निकाला था और वो घर को आग लगा दी नहीं, कोई चीज लेने अंदर वो गई और वो फंस गई। दूसरा कि कांतिमान जो पेपर है गोदी मीडिया, उसको पूरा उन्हें जला दिया, लेकिन हर एक कर्मचारी को बाहर निकाल कर जलाया। संसद में भी यही काम किया, जो भी अंदर थे सबको बाहर निकाले और सबको जला दिया। यानी जो प्रचार होगा कि ये हिंसक बन रहा है, ये गलत है। हाँ, 2-4 जने होंगे जो काम करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरा, नेपाल की स्थिति पहले से डामाडोल है। देखने जाओ तो बीच में भी उन्होंने चीन की गोदी में बैठ के, वो मार्क्सिस्ट पार्टी कोई है उसमें, चीन की गोदी में बैठ के अपन से संबंध तोड़ दिया था, भारतीय संघ में संबंध तोड़ दिया था। अब भारतीय संघ में संबंध तोड़ने में क्या होता है कि वो लोग भूखे मरे। चीन से कितना सामान आएगा, पूरी बॉर्डर उनकी अपन से लगी हुई है, दरिया किनारा है नहीं, पूरा जमीन से आया, जमीन सबली अपन से लगी हुई है। तब
भारत सरकार ने भी अपनी अपनी सरहद सील कर दी कि कोई भी सामान उधर नहीं जाएगा। संबंध तोड़ दिया फिर क्यों जाएगा? तब नमक 80 रुपया किलो हो गया था तुरंत ही। और फिर आखिर में नेपाल झुका, इंडियन गवर्नमेंट ने सरहद खोली और रेगुलराइज किया और चीन के साथ उन्होंने संबंध तोड़े काटे जो भी किया। यानी नेपाल की स्थिति पहले से उन्होंने सब लूटपाट का ही काम चल रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा। शॉर्ट में कहूँ तो आज हम सब बोल रहे हैं कि यूथ एप्स बैन हुए इसलिए उनमें रोष जगा, पर इसके पीछे भी काफी समय से नेपाल में यूथ में अराजकता थी। मतलब वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन था। वहाँ के लोग जो थे वो एम्प्लॉय लेने के लिए रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था उसमें जा रहे थे। मतलब हम इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। काफी समय से वहाँ परिस्थिति डामाडोल है। उन लोगों ने हिंसक होके विरोध किया, ये गलत बात है, पर उन्होंने भी हिंसा की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने शांति से अपना काम किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया। फिर उन पे जब सेना ने अटैक किया, गोली चलाई, फिर उन्होंने हिंसा की। और उनका जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, मतलब उसमें कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पर सब गलत है ऐसा हम नहीं बोल सकते। हिंसा ने एकदम दिया उधर दिया। अच्छा, मैंने कहा कि ये आंदोलन हिंसक नहीं है, तो उसके 2-3 उदाहरण और भी है। एक मिनिस्टर को पकड़ा गया घर में से, तो उसको मारा नहीं है, जन जलाया न मारा कूटा, कोई सिर्फ उसको चप्पल से जूता मार मार के रोड पे खींच के लगे। दूसरे गोदी मीडिया वाले 2 जने पकड़ाए। नाड़ा मंत्री, ये गोदी मीडिया वाले 2 जने पकड़ाए, तो उनको हाथ पैर बांध के रोड पे उनको सुला के पकड़ा। बस किसी को मारा नहीं है, नहीं तो वो चाहते तो इतनी बड़ी भीड़ एक जन को मार सकती थी। लेकिन कोई हिंसक नहीं है, विद्यार्थी यूथ अभी सही है, ऐसा कोई खराब नहीं है, पर थोड़ा उनको मार्गदर्शन की अच्छे मार्गदर्शन जरूर है। बस हम कहना ये चाहते हैं मीनाक्षी बहन कि पश्चिम में एक बड़ा देश बैठकर जो चाहे इसी सरकार को बर्खास्त कर सकता है। करीब 1.5 साल पहले बांग्लादेश के जो हालात हुए, उसने पहले शेख हसीना को कहा कि मुझे यहाँ थाना चाहिए, शेख हसीना ने मना कर दिया। बस वजह यही है उसको बांग्लादेश में सरकार उठलाने को, उसका भारत वापस आने को और गद्दार यूनिस का बैठने को। અને ઓલી ભાઈ ચિન્ના ખોડામાં બેઠા હતા એટલે મને તો લાગે છે બરાબર છે, ચિન્ના ખોડામાં બેઠા હતા। સામનામાં સરસ લખ્યું છે કે ભાઈ આપણે કોઈ ઓવર કોન્ફિડન્સમાં રહેશો નહીં। नेपाल की जो बात करते हैं हम, तो पहले से ये भारत के साथ था और हिंदू राष्ट्र की तरफ उनका झुकाव था, और हम ये मानते थे कि नेपाल के साथ हमारे संबंध होंगे। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, यूथ का हुआ है, वो बराबर है। भ्रष्टाचार तो नहीं चलना चाहिए कहीं भी, लेकिन उनकी कोई दिशा सूचन नहीं है, उनकी कोई नेतागिरी नहीं जो संभाल सके कि अगर हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे तो किसी को भी कमान तो संभालेंगे, ये भी नहीं है, दिशाहीन है सब। तो इसलिए लश्कर को एक कब्जा करके उसको वहाँ ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसी लोकशाही बंधारण बना के उनको सौंप देना चाहिए, क्योंकि राजाशाही तो बदनाम हो चुकी है, अब नहीं चलेगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत होगी, क्योंकि वहाँ कोई उद्योग नहीं है, खेती नहीं है, तो बाहर लोग जाएंगे और जो बेकार होंगे वो बाहर जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे। तो इसके लिए एक लक्ष्य नक्की होना चाहिए। ये जो फ्रेंच राष्ट्रक्रांति थी, रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रेंच, वहाँ लुई सोल्ड के सामने जो हुआ था, ऐसा ही इधर है। भ्रष्टाचार और
करप्शन के बाद जो उनके नेतागिरी उनके बच्चे बहुत आसाराम में रहते हैं, वहाँ भी ऐसा था फ्रेंच में भी, तो वहाँ भी लोहिया क्रांति हुई। ये भी थोड़े अंश लोहिया है, लेकिन इसको संभालना पड़ेगा, और ये संभालना पड़ेगा आसपास के देशों को इनमें मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दूसरे देशों पर आधार रखेंगे रसिया अमेरिका, तो वो तो लड़वाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, देश को समृद्धि की ओर जाने के लिए स्थिरता नहीं आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग समझ के बाहर आए और संभाले। मीनाक्षी बहन ने जो कहा, वहाँ भ्रष्टाचार तो सब जगह है, इधर भी है, इधर तो जो नाम देते हैं और मीटिंग में हाजिर नहीं रहते हैं, पुरावा हो गया सब कुछ, तो भी उनकी पार्टी भी नहीं बोलती कि तुम रिजाइन करो या छोड़ दो, कुछ बोलते नहीं। तो ये जो गवर्नमेंट है, वो जो ऊपरी कक्षा के लोग हैं उनको सहाय करते हैं, छोड़ उनको पकड़ के उनको पहले उसको निकाल देना चाहिए, ये नहीं करते। तो ये जो राज सत्ता में आएंगे वो तो फिर ऐसे ही आएंगे, तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक प्योर व्यवस्था भी कर दिया जाए, इसी मेरी मान्यता है। नमस्कार। एक्चुअली नेपाल में तो ये दूसरी क्रांति है, मेरे ख्याल से 1990 में हुई थी राजाशाही के खिलाफ। तो राजाशाही हो या प्रधानशाही हो, लोकशाही के आगे कुछ नहीं है। और जब जब लोकशाही के साथ में चलने वाले लोग जब उसका अपने हाथ में लेते हैं कुछ भी, तो वो प्रधान को भी नहीं देखते और राजाशाही को भी नहीं देखते। और मेरा कहना है कि जब जहाँ जहाँ मूढ़ीवादी प्रथा है, राजाशाही है, तो थोड़ा उसके भी कंट्रोल भी होना चाहिए। और राजाशाही चली गई है, प्रधानशाही के बाद भी नेपाल में वही स्थिति थी। तो हर इंसान को जीने के लिए अधिकार है, जीने के लिए खुद का हक है। और वहाँ नेपाल में भी इंडिया की तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, लोकशाही की तरह, फिर भी यही चला है। तो हर इंसान को यही है कि भाई हमें जीने के लिए रोजी रोटी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये तीन चीज के खिलाफ जब कुछ होता है तो हर कोई इंसान इकट्ठे हो जाता है। और ये आंदोलन तो सिर्फ किसी के अगेंस्ट में नहीं है, कोई पार्टी का ही नहीं है, सब लोगों ने मिलकर ही किया है। और मेरे ख्याल से जो किया है इसमें किसका हाथ है किसका नहीं है वो मैं नहीं कह सकता, मगर कुछ तो है ही। और मेरे ख्याल से मैं जब पढ़ रहा था तो रशिया में जब लेनिन सत्ता पे आए तो वो भी मूढ़ीवादी के अगेंस्ट में थे। तो मैंने पढ़ा था जब नव गुजरात कॉलेज में मैं था, तो वहाँ त्रिवेदी साहब ने मुझे एग्जाम्पल दिया था कि रशिया में लेनिन जब सत्ता पे आया तो उन्होंने मूढ़ीवादी लोगों का कत्लेआम किया था। तो लोगों ने बताया, उनके सलाहकारों ने, कि साहब ये आप कत्लेआम कर रहे हो मूढ़ीवादी, तो आपको पाप नहीं लगेगा? तो लेनिन ने बहुत अच्छी तरह किया कि जब मैं 1 लाख लोगों को मारूं तो उसकी अगेंस्ट में मुझे करोड़ों लोगों का पुण्य मिलेगा ही नहीं, तो मेरे हिसाब में तो पुण्य ही रहेगा। तो यही है। थैंक यू। पाछा नेपाल की जो बात है, जो आंदोलन स्वयंभू खड़ा हुआ, जैसे पहले श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, इंडोनेशिया में भी हुआ, तो इस तरह का जो आंदोलन है वो यूथ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो डेमोक्रेट नहीं है, स्टूडेंट है, उनकी जो भी समझ है। लेकिन एक बात तो सही है कि बेरोजगारी है वो उसके नींव में है, वो मूल में वही समस्या है। अगर उसको काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? दूसरी ओर वो देख रहे हैं कि प्रधान के लड़के इतना ऐश आराम में जी रहे हैं, वो कोई गलत मीडिया ये गलत दे रहा है ऐसा कुछ नहीं। और बच्चों को, स्टूडेंट को उस्काया गया ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इतना सारा, भले उनका वोटर्स का जो लिस्ट दिया गया इसमें मैं मानता हूं कि भले 5 लाख लोग भी हो, लेकिन 5 लाख लोग क्या कम है? अगर रोड पे आ जाए, अगर पार्लियामेंट कब्जे करे, अगर सुप्रीम कोर्ट कब्जे करे, हाई कोर्ट कब्जे करे, तो ये क्या कोई आसान बात है? ये कोई गोली खा के मरना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये तो अपने आप वो सोच रहे हैं कि अब तो बहुत हो चुका,
अभी हमको कुछ मिलने वाला, वैसे भी हम मरने वाले हैं, तो लड़के क्यों नहीं लड़ाई करें? तो ये डेमोक्रेट्स नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते। कोई भी आंदोलन में स्टूडेंट जनरली जो आते हैं वो स्वयंभू आते हैं और उनका इश्यू सही, हाँ उनकी लीडरशिप ठीक से उसको गाइड नहीं कर रही, वो बात अलग है। लीडरशिप जो एक्चुअली मिलना चाहिए, जो भी हम देख रहे हैं कि एक सरकार उखाड़ के दूसरी सरकार बिठा दिया, तो क्या बेरोजगारी दूर हो गई? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यवस्था तो वही की वही रही है। पूरा तख्ता पलट हो जाए, खाली नेता बदल जाए, कोई पार्टी का दूसरा कोई बड़ा प्रधान आ जाए, कि प्रधानमंत्री आ जाए, तो उससे कुछ फेर नहीं, उससे कुछ खास तफावत नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सही सोच के साथ आंदोलन किया जाए और उसकी कोई योग्य लीडरशिप हो ताकि उसके कंट्रोल में हो, तो ही आंदोलन आगे जाके सक्सेस हो सकता है। लेकिन ये आंदोलन उठ रहा है, वो युवा एकदम क्या बोलते हैं, अंदर से वो एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं, इसके जरिए हो रहा है, ये हमें समझना चाहिए। कोई भी कंट्री में जैसे उसका तुरंत प्रतिबिंब हमने देखा फ्रांस में कि और भारत में भी छोटे मोटे आंदोलन आप देख रहे हैं। गांधीनगर में जहाँ छावनी जो बनाया गया आंदोलन करने की जगह, वहां से भी परमिशन नहीं मिलता है कोई भी। जो सरकार ने निश्चित किया है कि ये जगह पे आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वहां भी जो भी बैठने जाएगा उसको उठा के तुरंत अरेस्ट कर लेते। तो कहाँ नियम है, कहाँ लोकशाही, कहाँ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को अगर वो तोड़ रहे हैं, वो कितनी बार टेट टाट वाले स्टूडेंट, कितनी बार उसके साथ दगा किया गया कि आपको परमानेंट जॉब मिलेगा, फिर से 11 महीने का करार वाला एडवर्टाइज आया, फिर से वो लड़े। कितनी बार वो स्पोर्ट्स टीचर भी, उसके साथ भी ऐसा ही किया गया। तो कहाँ तक वो बर्दाश्त करें? एक यूथ का एक लिमिट होता है, उनकी यही से 21, 22, 25 साल की, तो बाद में तो पत्थर लेंगे, कुछ भी ले सकते, क्योंकि उनकी लीडरशिप कोई ऐसे है नहीं, स्वयंभू है। कोई एक लीडर आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है जो उनका चरित्र का जो होना चाहिए, या तो उनकी जो लाइन होनी चाहिए सही। तो वो आंदोलन तो होते रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि कुछ मीडिया ने ऐसा कर दिया, कुछ स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया तो ये डेमोक्रेट्स नहीं है, उसको उस्काया गया, ऐसा नहीं है। हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता है, हर देश में ऐसा नहीं हो सकता। बस इतना ही। अच्छा जीतू भाई, अरुण भाई, जीतू भाई, राजू भाई, आप कहीं कह राहुल भाई ने जब राहुल भाई ना, एक मिनट, रीमे बहन, गोस्वामी। नहीं, 2-3 बातें मुझे शेयर करनी है यहाँ पे। जो सारी बात हुई उसी को लेकर, एक तो हम ये जो श्रीलंका को लेकर, बांग्लादेश को लेकर और अभी नेपाल को लेकर ये जो बता रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस, CIA, अमेरिका, इन सारे देशों का हाथ है, हो भी सकता है, मैं ठीक से नहीं जानती हूँ है कि नहीं, लेकिन जब तक इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, सिर्फ बाहरी ताकत से ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती। तो हो सकता है फेसबुक के भी एजेंट इसमें रहे हो, इंस्टाग्राम के भी एजेंट इस प्रोटेस्ट में रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ उन्हीं की वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है। क्योंकि नेपाल में जो सिचुएशन है, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, वहां पे जो स्कूल कॉलेजेस की फीस जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह के वहां के पॉलिटिकल लीडर्स अपने प्राइवेट स्कूल कॉलेज को चला रहे हैं, तो उनके बच्चे फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और नेपाल के बच्चों को इंडिया में आना पड़ रहा है, मतलब कम पैसों में पढ़ाई करने के लिए या बेटर फ्यूचर के लिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कितने सारे नेपाली लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी का काम करते हैं, मतलब उनके वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और उसके साथ साथ जो सिर्फ कुछ जगह पर ये बात आ रही है, नेपाल का जो नेचुरल रिसोर्सिस है उसको किस तरह से यहाँ तक कि भारत भी लूट रहा है। भारत के सामने वहां पे जो गुस्सा है वो सिर्फ, मतलब वो चीन के पास गया और हमारे पास नहीं है, सिर्फ इस बात को लेकर वो एंगर नहीं है। वहां के नेचुरल रिसोर्सिस को भारत भी अमेरिका की तरह पूरे तौर पर उसकी लूट कर रहा है।
तो ये एंगर भी है। तो 2-3 बातें मुझे लगता है कि हम लोगों को कंसीडर करनी चाहिए कि वहां पे इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन पहले से मौजूद था, काफी सालों से मौजूद था। एजुकेशन को लेकर, हेल्थ की पॉलिसी को लेकर, यूक्रेन वॉर में, रशियन वॉर में वहां के यूथ जा रहे हैं उसको लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, उसके नेचुरल रिसोर्सेज जो लूटे जा रहे हैं इसको लेकर, ये सारे इश्यूज वहां पे मौजूद थे और उसी वजह से वहां के यूथ्स और स्टूडेंट्स इतने प्रोटेस्ट पर आए। और 8 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ वो टोटली डेमोक्रेटिक वे में पीसफुल तरीके से पुलिस परमिशन के साथ हो रहा था। किसने फायरिंग शुरू की? एडमिनिस्ट्रेशन ने। एक 12 साल का बच्चा मारा गया और फायरिंग पैर के ऊपर नहीं की गई, हवा में नहीं की गई, सीधा आंख में और सीधा छाती पर की गई है। तो ये जो फायरिंग हुई और 19, कुछ जगह पे 22 लोग बताए जा रहे हैं, कुछ जगह पे 19 लोग बताए जा रहे हैं, इतने यूथ्स का मारे जाना ये कोई कम बात नहीं है। तो लोगों का गुस्सा सही है, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो और वहां के पॉलिटिकल लीडर्स हो, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ फेसबुक ही सारी दुनिया में लोगों के बीच में टकराव करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा रूलिंग क्लास है और काफी जगह पर वहां के पॉलिटिकल लीडर्स और फेसबुक जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस दोनों की कॉन्स्पिरेसी के साथ ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये नेपाल में जो स्टूडेंट्स और यूथ, जिसे हम लोग जेन ज़ी बोल रहे हैं, मतलब 14-15 साल से शुरू करके 20-25 साल के जो नौजवान जिनको लेकर हम ये बोलते हैं कि वो सिर्फ डांस, खाना पीना, पार्टी इसी में ही मतलब वो इन्वॉल्व रहते हैं, कभी वो स्ट्रीट पर नहीं आते, कभी वो प्रोटेस्ट नहीं करते। तो उन लोगों ने दिखा दिया कि हम लोगों के अंदर भी गुस्सा है। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें अप्रिसिएट करना चाहिए कि गोली खाकर भी वो लाखों की तादाद में वो नेपाल की सड़कों पर खड़े हुए हैं। ये मतलब अप्रिसिएट करने की बात है। दूसरा डिस्कशन हो सकता है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की कमी है, प्रॉपर लीडरशिप की कमी है। तो हो सकता है कि ये जो मूवमेंट है कुछ दिनों के लिए चले और बाद में सिचुएशन पहले जैसी थी वैसी की वैसी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, उसमें कुछ वायोलेंस हुआ है, तो कौन से प्रोटेस्ट में वायोलेंस नहीं होता? जब स्टेट वायोलेंस करेगा, जब स्टेट रिप्रेसिव होगा, तो सामने लोगों का ये रिएक्शन डेफिनेटली होगा, अगर वो पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है तो मुझे लगता है कि नेपाल की सिचुएशन से हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि नेपाल से ज्यादा हमारे देश में महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, हमारे देश में भी जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे अमेरिका में, ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं और हम यहाँ कॉर्पोरेशन की स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिचुएशन यहाँ पर भी खड़ी हो सकती है। तो ये सिचुएशन से मुझे लगता है कि हम एक ही लेसन ले सकते हैं, लोगों के जो रियल इश्यूज है हम उसे बहुत देर तक सप्रेस नहीं कर सकते और ये कभी ना कभी उभर कर बाहर आएंगे। लीडरशिप सही हुई तो ये रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होगा, लीडरशिप सही नहीं हुई तो ये कैओटिक भी हो सकता है। लेकिन लोगों के रियल जो इश्यूज है उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बस इतनी ही बात है। कोई बोलो आगे से? तो सबने पार्टिसिपेट किया और भी पार्टिसिपेशन हो सकता है और एनालिसिस होता रहेगा कि नेपाल में जो हुआ स्पॉन्टेनियस अनरेस्ट और यूथ और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, ये हमारे देश में एक बात हो गई कि भारत से अच्छे रिलेशन ना रखे वो लोग गद्दार है। वो तो हम कैसे बोल सकते हैं? ऐसा बोलना नहीं चाहिए। सबकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है और सब देशों को अपना सॉवरेनिटी है, उसको अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की। जो बात रह गई कि अभी इजराइल ने दोहा पे कल अटैक किया, जिसका भारत ने कंडेमेशन किया, वो अच्छी बात है कि जो हमने सॉवरेनिटी की बात को करते हुए कंडेमेशन किया। इजराइल पैलेस्टाइन की बात तो हर बार इसलिए करनी पड़ती है कि वहाँ पे भी इजराइल में भी यूथ और स्टूडेंट्स ये वॉर के खिलाफ है कर रहे हैं। ये इसको भी नोटिस करने की बात है और वो नहीं चाहते वॉर। वो इजराइल की गवर्नमेंट ये वॉर को रोके ऐसी बार बार डिमांड भी कर रहे हैं। तो यूथ और स्टूडेंट्स काफ़ी वो सबसे अगुआ
ताकत है कोई भी समाज व्यवस्था नहीं। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो कहना था कि समाज में अगर कोई परिवर्तन लाता है तो वही लोग ला सकते हैं, और हमारे आजादी आंदोलन में हमने देखा भी है। नेपाल का एक ही अभी जो दिख रहा है हमें चिंता है कि कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, उनको प्रॉपर ये नहीं है, उनका कोई आइडियोलॉजिकल क्या रुख है वो नहीं पता चल रहा है। कुछ लोग बता रहे कि वो राजाशाही वापस लाना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आ रही है, पर वो इतनी डोमिनेंट नहीं लग रही है। पर हो सकता है कि ये आंदोलन के पीछे ऐसे भी फोर्सेस हो सकते हैं, पर ये फोर्सेस का जैसे अभी शायद धीरे धीरे क्लियर होगा कि कौन से फोर्सेस इसके पीछे है। एक ही है कि आइडियोलॉजिकल कोई लीडरशिप नहीं है, गाइडेंस नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पे बात रुक ना जाए। आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, वो भी सवाल आया कि आर्मी ने क्यों नहीं किया 2 दिन तक, वो क्यों रुके रहे, वो लोग इतना हुआ पूरे देश में, तो ये भी सवाल है। पर नेपाल में ये जो यूथ और स्टूडेंट्स ने अपना एंगर जो एक्सप्रेस किया और गवर्नेंस की लेकुना बात है कि गवर्नेंस ठीक से नहीं हो रहा है, उसको लेके बात है। वो बात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना रहे हो, वो बात नहीं था। बात था कि गवर्नेंस ठीक से नहीं है, और ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का जो आसपास के देशों का रहता है रुख, और अभी तो अमेरिका की अगुवाई में पूरे दुनिया में एक्सप्लॉइटेशन करने का जो ट्रम्प का पॉलिसी है, उसको सब शायद सब रूलिंग क्लास सब देश के फॉलो कर रहे हैं। वो हो सकता है अमेरिकन रूलिंग क्लास से सबका कैसे अलाइनमेंट हो गया है, सब लोग वो चाहते हैं लोगों का जो होना है वो हो, पर हमारा ये पावर रहे, पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में रहे, और सब रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन एक्सक्लूसिव हमारे हाथ में रहे, इंक्लूसिव नहीं। कहीं पे इंक्लूसिव बात नहीं है। तो वो अमेरिका में भी यही हाल है, और वहां भी आवाज उठता रहता है। फ्रांस में भी अभी ये हो रहा है, लोगों का आवाज उठ रहा है। हो सकता है कि कल फ्रांस के बारे में भी बड़े कोई न्यूज आ सकते हैं। फ्रांस में पहले भी आंदोलन काफी हुए हैं, ऐसा नहीं कि आज ही फ्रांस में हुआ, उसके पहले भी हुआ है। तो दुनिया के देशों में लोग आवाज उठा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि लोग बोलते नहीं, लोग कुछ करते नहीं, ये बात गलत है। लोग बोलते हैं, लोग कहना चाहते हैं, लोग सही बात पे खड़ा रहना चाहते हैं, अपना सेक्रीफाइस देना चाहते हैं, आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, पर आइडियोलॉजिकल करेक्ट लीडरशिप नहीं होने से वो देश की परिस्थिति में वो मूल से जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, उसके कारण सवाल है। तो मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पे हमारी बात को ये करें, पर उससे पहले टेलीग्राफ के एडिटर जो शंकरशन ठाकुर, जो जनार्दन ठाकुर हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, आप लोगों को याद हो तो इमरजेंसी के टाइम पे बड़ा नाम उनका उभर के आया था, उनके बेटे थे, पर ही वॉज वेरी एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। और टेलीग्राफ ने जो उनके लीडरशिप में या उनके एडिटरशिप में जो स्टैंड लिया था देश के हर कोई इश्यू को लेके, वो आज हम उनको एमएसडी की ओर से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और वो याद रखे जाएंगे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया के टाइम पे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म क्या है उसका एक बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। इसलिए हमारी सलाम के साथ ये बात को हम यहाँ खत्म करते हैं। सबका धन्यवाद।